हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बेटा हम क्लास 12th क्लास के जो मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो डाली थी पॉलिटिकल साइंस की, जो शीत युद्ध का दौर था, उसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने डाला था वो शीत युद्ध का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डाला था। सेकंड पार्ट की ये वीडियो है, इसको ध्यान से समझे। हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था क्यूबा का मिसाइल संकट, हमने पढ़ लिया था। हम सेकंड पार्ट में जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे यहाँ से, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो इसके अंदर में देखिए क्या है, देखिए दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो महाशक्तिशाली है, ये मान लो ये पूरी मान लो पूरा विश्व है, इस पूरे विश्व में पूरा विश्व दो गुटों में बंटना, यानी कि एक गुट हो गया अमेरिका और एक गुट क्या हो गया सोवियत संघ। तो जो ये सोवियत संघ थी इसको बोलते थे दूसरी दुनिया के देश। ये जो सोवियत संघ जो यूरोप के दो देश जिनको सपोर्ट करते थे, या यूरोप अगर आप यूं भी कह सकते हैं कि यूरोप के जो देश है जो उनका लीडर था कौन था, सोवियत संघ, इनको क्या बोला जाता था, दूसरी दुनिया के देश, यानी सेकंड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता था। और इसको अमेरिका को बोला जाता था फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। क्या बोला जाता था? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोला जाता था। तो अब बात करते हैं दो ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है। पूरे विश्व का दो गुटों में बट जाना है। कितने गुटों में बट जाना? दो गुटों में बट जाना क्या कहलाता है? दो ध्रुवीय विश्व कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो इसके हाईलाइट पॉइंट कर लेते हैं। दोनों महाशक्तियां हैं जो विश्व में अपने विभिन्न हिस्सों में अपना वर्चस्व का प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई है थी। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ को दो गुटों में बांट दिया गया। कितने गुटों में बांट दिया गया? दो गुटों में बांट दिया, जिससे पूरा विश्व दो गुटों में, जिससे पूरा विश्व कितने गुटों में बट गया? दो गुटों में बट गया। इन्हीं को क्या कहा जाता था? दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता था। समझ में आया? अब देखो ये जब दो ध्रुवीय विश्व बटा, मतलब जो पूरा विश्व दो हिस्सों में बटा, तो सबसे पहले बंटवारा किसका हुआ था? तो सबसे पहले जो बंटवारा हुआ था वो हुआ था यूरोप का। किसका हुआ था बेटा? यूरोप का सबसे पहले बंटवारा होता है। यूरोप महाद्वीप था, इसका सबसे पहले बंटवारा हुआ था। अब हम ये देखो, ये मैंने बता देते, पूर्वी यूरोप का जो मतलब मालिक था, यानी कि हम यूं कहते हैं लीडर था, अध्यक्ष था, वो था सोवियत संघ का। और इनको क्या कहा जाता था? दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। और पश्चिमी यूरोप जो कि अमेरिका को सपोर्ट करता था, वो क्या था? पहली दुनिया का देश था। ऐसा इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है कि तीसरी दुनिया का देश किसे कहा जाता था? तो देखिए तीसरी दुनिया का देश जिसे कहा जाता था उनको बोला जाता था गुट निरपेक्ष, जो नेम से संगठन बना है, नॉन एलिगेंट मूवमेंट, ये इनको कहा जाता था तीसरी दुनिया के देश। क्या इनको क्या कहा जाता था? तीसरी दुनिया के देश कहा जाता था। समझ में आ गया? अब देखिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप क्या था? पूर्वी यूरोप किसे कहा जाता था? पूर्वी यूरोप के अधिकांश, जो यूरोप का जो एक पार्ट था पूर्वी यूरोप, ये अधिकांश किसको सपोर्ट करते थे? सोवियत गठबंधन को सपोर्ट करते थे, उसमें शामिल होते थे। तो जो पूर्वी गठबंधन में शामिल हुए थे, जो सोवियत गठबंधन में जो भी शामिल हुए थे पूर्वी यूरोप के देश, उनको क्या कहा जाता था? पूर्वी यूरोप कहा जाता था। ठीक है, अब कौन कौन से इस सोवियत गठबंधन में शामिल हुए थे? तो पहला देश है पोलैंड, दूसरा पूर्वी जर्मनी, तीसरा हंगरी, बुल्गारिया एंड रोमानिया इत्यादि। और भी देश जो इसके अंदर शामिल हुए थे, बहुत सारे देश हैं जो इनमें शामिल हुए थे। तो बेसिकली आपको इतना पता चल गया कि पूर्वी यूरोप के अंदर में कौन कौन से देश शामिल थे। ये देश शामिल थे। और पूर्वी यूरोप अधिकांश देश किसमें शामिल थे? सोवियत गठबंधन में। इन्हीं को बोला जाता था पूर्वी गठबंधन बोला जाता था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम पश्चिमी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन इसको बोल सकते हैं या पश्चिमी यूरोप बोल सकते हैं। देखिए पश्चिमी यूरोप क्या था? पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश किसको सपोर्ट करते थे? अमेरिका को। किसके ग्रुप में शामिल होना उन्होंने पसंद करा था? उन्होंने अमेरिका के ग्रुप में शामिल होना पसंद करा था। किसके? अमेरिका के ग्रुप में। अब वो कौन कौन से देश है जो इसमें शामिल हुए थे? सबसे पहला ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली एंड बेल्जियम। ये देश जो किसको सपोर्ट करते थे और किसके ग्रुप में शामिल हुए थे? अमेरिका के। ठीक है, इसलिए इस पश्चिमी यूरोप को भी प्रथम दुनिया का देश, यानी पहली दुनिया का देश कहा जाता। ठीक है, अब आ जाते हैं नाटो। अभी नाटो क्या है? तो नाटो एक ऐसी संगठन है जो मतलब कि अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। ठीक है,
अब देखते हैं नाटो क्या है। तो पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दे दिया था। किसका रूप दे दिया था? संगठन का रूप दे दिया था। यानी कि पहले वो क्या थी? गठबंधन थी, और उन्होंने अपने आप को एक किसका रूप दे दिया? उन्होंने अपने आप को एक संगठन का रूप दे दिया। उन्होंने उस संगठन का क्या नाम रखा? नाटो रखा। ठीक है, हिंदी में भी नाटो बोलते हैं, इंग्लिश में भी नाटो बोलते हैं। अच्छा, अब पेपर में 1 नंबर में ये आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो नाटो की जो फुल फॉर्म है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये हिंदी में भी बता दो, तो हिंदी में क्या हो जाएगा? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, संधि संगठन। ठीक है, ये है हमारा, यहाँ पर देखो देखो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यह इसकी फुल फॉर्म हिंदी के अंदर। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। और आपसे पूछ लिया जाएगा जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कितने देश शामिल थे? तो इसमें कितने देश शामिल थे बेटा? 12 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 12 देश। अब आते हैं इनकी घोषणा क्या थी। आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये नाटो की घोषणा क्या है। तो नाटो और उत्तर अमेरिका और यूरोप के इन देशों ने घोषणा करी थी कि कहती अगर आप इन देशों में, उत्तर अमेरिका और यूरोप के इन देशों पे अगर आपने हमला किया तो ये हमला पूरे किसी इसमें शामिल जो भी देश होगा उसमें से अगर आपने किसी देश पर भी हमला किया तो वो क्या माना जाएगा कि संगठन पर वो सभी देश अपने ऊपर लेंगे। यानी कि वो हमला किस पर मानेंगे? पूरे संगठन पर हमला मानेंगे, और फिर ये सभी संगठन मिल करके उस हमले का क्या लेंगे? बदला लेंगे। दूसरी चीज कि नाटो ने ये किया, नाटो में जो भी देश शामिल थे वो क्या करते थे? एक दूसरे की मदद करेंगे, ये उसके अंदर में था। अच्छा, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि नाटो का जो बनाने के पीछे अमेरिका की क्या उद्देश्य थी। तो अमेरिका की उद्देश्य थी कि पूरे विश्व में लोकतंत्र को बचाना। ये देखो गलती से मिस टाइपिंग हो गई है, यहाँ ये लोकतांत्रिक आएगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? पूरे विश्व में अमेरिका का उद्देश्य था कि पूरे विश्व में लोकतांत्रिक को बचाना। ठीक है, अगला आ जाता है वार्सा संधि। अब जब अमेरिका ने ये कर लिया कि उसने क्या किया कि एक संगठन बना लिया, तो भाई अब सोवियत संघ पीछे थोड़े ना हटने वाला था। सोवियत संघ ने भी एक संगठन बना दिया। तो सोवियत संघ जो भी सोवियत संघ की अगुवाई वाले संगठन, जो पूरे संगठन थे, उन्होंने अपने आप को क्या, तो यानी कि जो मतलब पूर्वी यूरोप थे, उन्होंने भी अपने आप को एक संगठन का रूप दे दिया। किसका दे दिया? संगठन का रूप। और उसका नाम क्या रखा? वार्सा संधि। इस संगठन का क्या नाम रखा? वार्सा संधि रखा गया था। समझ में आया? अब इसकी स्थापना कभी थी? तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपसे पूछ लेगा भाई इसका उद्देश्य क्या था। तो बेटा बेसिकली इसका जो उद्देश्य था कि भाई जो नाटो है, जो ये नाटो है, नाटो में शामिल हो रहे जो देश है, इनका क्या करना? मुकाबला करना। क्या करना? इनका मुकाबला करना, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब अगला आ जाता है कि भाई महाशक्तियों के लिए ये छोटे छोटे जो देश थे, इनका क्या महत्व है। जो ये छोटे छोटे देश है, महाशक्तियां, जो 2 महाशक्तिशाली थी, अमेरिका और सोवियत संघ, इनके लिए छोटे छोटे देशों का क्या महत्व है। तो देखो क्या महत्व है। सबसे पहला संसाधनों, महत्वपूर्ण संसाधन, यानी कि जो भी छोटे छोटे देश थे, इन बड़ी शक्तिशाली देशों के लिए क्या प्रबंध कर देते थे? महाशक्तिशाली देशों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की व्यवस्था इन देशों से हो जाती थी। जैसे तेल, खनिज, अदर चीजें, ये सारी की सारी कहाँ से व्यवस्था हो जाती थी? इन देशों से व्यवस्था हो जाती थी। इसीलिए छोटे देशों का बहुत महत्व था इन महाशक्तिशालियों के लिए। दूसरा महत्व किस लिए था? कि दूसरा था कि भू क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भू क्षेत्र। भू क्षेत्र मिस टाइपिंग हो गई है यहाँ पर, यह है भू क्षेत्र। भू क्षेत्र का मतलब क्या है? ताकि यहाँ से वो लोग एक दूसरे मतलब अपने हथियारों को क्या कर सकते? सप्लाई कर सकते, यानी बेच सकते थे। भाई अब एक दोनों महाशक्तिशाली हथियार बनाने में तुली हुई थी, तो अब उनको हथियार बेचने के लिए कोई मार्केट भी तो चाहिए। तो इन छोटे छोटे देशों को, ये जो छोटे छोटे देश हुआ करते थे, इनके अंदर में जो ये देश शामिल थे, इनमें ये जो छोटे छोटे जो देश हुआ करते थे, इनको क्या करते थे ये लोग? इनको अपने बड़े हथियारों का संचालन करते थे, यानी कि बेचते थे। इनके मतलब हथियारों को इन देशों में भेजा जाता था।
अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सैनिक ठिकाने। सैनिक ठिकाने का क्या मतलब, जहां से ये महाशक्तिशाली अपने दुश्मन देशों की क्या कर सकती है, जासूसी कर सकते हैं। समझ में आया। चौथा पॉइंट क्या है, आर्थिक मदद, यानी कि जो जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। यानी कि जो छोटे छोटे देश थे, जो ये जो छोटे छोटे देश है हमारे, ये जो भी छोटे छोटे देश थे, इन देशों को जो भी हम हेल्प कर सकते, जैसे हम इनकी जासूसी, मतलब इन देशों को सैन्य खर्च नहीं उठा पाते थे ये देश, तो हम इनको सैन्य वो कर देते थे, क्या करते थे, ट्रेनिंग देते थे, सैन्य की ट्रेनिंग देते थे, जिनकी वजह से हमें कुछ पैसों की भी हेल्प हो जाती थी और हम भी इन देशों की क्या कर देते थे, हेल्प कर देते थे। क्यों? क्योंकि भाई जब ये अमेरिका या सोवियत संघ के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी ये, तो उनकी तो मदद करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, जब इम्पोर्टेंट है तो। पांचवा क्या थी, विचारधारा थी। अब विचारधारा कैसे, जैसे मान लो अब अमेरिका है और सोवियत संघ है, भाई जिन देशों में ज्यादा जो दो महाशक्तिशाली थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अब इन महाशक्तियों में जो देश ज्यादातर जिन शक्ति में ज्यादा शामिल होंगे, इसे क्या माना जाएगा कि भाई वो देश विचारधारा की युद्ध जीत रही है। यानी गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तिशाली की जो विचारधारा की लड़ाई है वो कैसी है, युद्ध जीत रही है। जो युद्ध हो रही है उनकी विचारधाराओं की युद्ध है। युद्ध कैसा युद्ध है, विचारधाराओं का युद्ध है। तो भाई जिस देश में, जिस संगठन में ज्यादा देश शामिल होंगे, वो देश या वो संगठन क्या कहलाएगा, भाई महाशक्तिशाली के विचारों की युद्ध जीत रही है। ठीक है, और इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। ये कुछ पॉइंट है इसके अंदर, जैसे गुटों में शामिल हो रहे हैं देशों के आधार पर हम ये सोच सकते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र अच्छा है या पूंजीवादी लोकतंत्र अच्छा है। कौन सा, एक तो हो जाएगा आपका उदारवादी पूंजीवादी लोकतंत्र और दूसरा उदारवादी। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्या ये दोनों अलग अलग नहीं, पूंजीवादी को ही उदारवाद कहा जाता है और उदारवाद को ही पूंजीवाद कहा जाता है। समझ में आया। और दूसरा जो सोवियत संघ ने जिसको अपनाया था वो क्या अपनाया था, समाजवाद व साम्यवाद अर्थव्यवस्था अपनाया था। ठीक है, तो समाजवाद साम्यवाद ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो हम इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कौन सा अच्छा है, पूंजीवाद अच्छा है या समाजवाद अच्छा है। अब भाई जिस देश में ज्यादा लोग शामिल होंगे या ज्यादा देश शामिल होंगे जिस संगठन में, तो वही अर्थव्यवस्था तो बेहतर होगी। समझ में आया। अब अगला आ जाता है सीटो। यह आ जाता है सीटो। सीटो क्या है, तो सीटो का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, एस से हो गया साउथ, ई से हो गया ईस्ट, ए से हो गया एशिया, टी से हो गया ट्रीटी, ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो और हिंदी में क्या है, दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन। बेसिकली ये संगठन किसने बनाया, ये भी बनाया गया अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया था। जैसे कि अभी मान लो ये हमारा पूरा क्या है, एशिया है। एशिया का इधर क्या होगा, ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा, ईस्ट होगा और ये क्या होगा, नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, हमारा वेस्ट होगा। क्या होगा, ये वेस्ट, और ये क्या होगा, साउथ। क्या होगा, ये साउथ। तो देखिए जो ईस्ट, तो ईस्ट ये हो गया और उसके बाद साउथ, यानी कि ये इन देशों का एक संगठन बनाया गया। इन देशों का क्या बनाया गया, एक संगठन बनाया अमेरिका के द्वारा बनाया गया। अच्छा, आपसे पूछ लेगा कि भाई कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1954 में। कब बनाया गया था, 1954 में इसको स्थापना किया गया था। अब पूछ लेगा भाई इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था समाजवाद अर्थव्यवस्था की विस्तार नीतियों से, जो सोवियत संघ की जो विस्तार नीति थी कि भाई पूरे विश्व में समाजवाद अर्थव्यवस्था को हम फैलाएंगे, इस नीति से, इस विस्तार नीति से इस दक्षिणी पूर्वी एशियाई को की रक्षा करना, इसीलिए इन्होंने संगठन का बनाया था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सीटो। सीटो हमने पढ़ लिया। सेंटो, अब देखते हैं कि सेंटो की स्थापना कब हुआ, इसका मतलब क्या है। तो सेंटो की जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 1955 में, जब वार्सा संधि का स्थापना हुआ था तभी इसकी भी स्थापना हुआ था।
समझ में आया। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है सेंटो का। तो ये जो SEN है, इन तीनों का मतलब एक ही है, सेंट्रल। इसको बोलते हैं सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। टी का मतलब टेरिटरी हो जाएगा, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, CEN का मतलब होता है सेंट्रल। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय संघीय संगठन। अब ये संगठन किसके द्वारा बनाया गया था, ये संगठन भी अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब ये संगठन बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था जो सोवियत संघ के मध्य पूर्व से दूर रखना। जो ये सोवियत संघ था, जैसे मान लो अब मैं बताता हूँ, ये मान लो हमारा पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, ये वर्ल्ड में जो ये जो कुछ देश थे, जो मध्य पूर्व के देश थे, ठीक है, इनको सोवियत संघ देशों से दूर रखना। क्या रखना था, दूर रखना था इनको सोवियत संघ से। किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। कब बनाया था, 1955 में बनाया था। कब बनाया था, 1955 में बनाया था। इसका उद्देश्य क्या था कि भाई सोवियत संघ को इस मध्य पूर्व से दूर रखना। किससे, मध्य पूर्व से दूर रखना। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जितने भी संगठन बने, इनकी स्थापना कब और किसने करी। तो देखो, अमेरिका ने कौन कौन से संगठन बनाया, सबसे पहले उसने बनाया था नाटो, फिर उसके बाद बनाया था उसने सीटो, फिर सेंटो। अब देखो, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, सीटो की स्थापना 1954 में हुई थी, और सेंटो की स्थापना हुई थी 1955 में। अब सोवियत संघ ने कौन सा संगठन बनाया, इसने केवल एक ही संगठन बनाया, जिसको बोला जाता है वार्सा संधि, और इसको वार्सा पैक्ट भी बोला जाता है। कहीं कहीं पर वार्सा पैक्ट भी बोला जाता है, वार्सा संधि की जगह वार्सा पैक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। ठीक, अब अगला आ जाता है हमारा कि दोनों महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरे एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम कौन कौन से थे। तो इनको कम करने के लिए सकारात्मक कदम कौन कौन से थे, तो देखो, पहला परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। सबसे पहला परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। फिर दूसरा क्या है, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। तीसरा क्या है, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। तो दूसरे मतलब एज इंग्लिश में बोलते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इन दोनों देशों की जो दोनों महाशक्तिशाली थी, इनके बीचों में किसका मतलब होड़ किसकी चल रही थी, देखिए, परमाणु और हथियारों की होड़ चल रही थी। तो इनको कम करने के लिए सकारात्मक कदम कौन कौन से उठाए गए हैं, तो सबसे पहला उठाया गया है कि भाई परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरा क्या उठाया गया है कि परमाणु अप्रसार संधि, यानी परमाणु का प्रसार नहीं करोगे आप। तीसरा परमाणु पाश्चेपात्र परिसीमन संधि, इंग्लिश में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ठीक है, अब अगला आ जाता है कि हमारा कि शीत युद्ध के दायरे। इस शीत युद्ध के दायरे का मतलब क्या है, मतलब इसके अंदर में आपसे पूछा जाएगा कि शीत युद्ध का बेसिकली मतलब क्या होता है कि खूनी युद्ध नहीं होना, मतलब विचारधाराओं की युद्ध होता है शीत युद्ध का मतलब। तो अब एक इसके अंदर में खूनी लड़ाइयां हुई, फिर आप लोगों के दिमाग में आएगा कि खूनी लड़ाई हुई तो शीत युद्ध क्यों कहा गया है। देखो बच्चों, यहाँ समझने वाली बात है कि जो शीत युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, यह है सोवियत संघ और ये क्या है, अमेरिका। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मध्य शीत युद्ध हुआ था, है ना, इन दोनों के मध्य ही तो हुआ था शीत युद्ध। अब भाई ये सोवियत संघ है, यानी कि एस, और ये है ए, अमेरिका। तो ये मान लो ये पूरा देश इनको सपोर्ट करता है और ये पूरा देश इनको सपोर्ट करता है, इसको, और ये इनको करता है। तो शीत युद्ध किसके मध्य हुई थी, इन दोनों के मध्य तो नहीं हुई थी, इन दोनों के मध्य तो नहीं हुई थी। किनके मध्य हुई थी, इन दोनों के मध्य हुई थी। तो इन दोनों के बीच में अगर युद्ध होता तब हम कह सकते हैं भाई शीत युद्ध समाप्त हो गया, शीत युद्ध अब नहीं होगा। ठीक है, मतलब शीत युद्ध खत्म हो गया क्योंकि लड़ाई स्टार्ट हो गई। लेकिन इनको जो सपोर्ट करने वाले जो देश थे, राज्य थे, इनके मध्य युद्ध हुआ, तो भाई इनके बीच में तो नहीं हुआ। इसी कारण में ये कहा जाता है कि शीत युद्ध का अंत नहीं हुआ था। शीत युद्ध का अंत तभी हुआ था जब सोवियत संघ का क्या हुआ था, विघटन हुआ था। यहाँ तक समझ में आया। तो अब देखते हैं कि क्या था मतलब शीत युद्ध के दायरे क्या था। तो देखो, शीत युद्ध का दायरा था कि विरोधी खेमे में बैठे देश, विरोधी खेमे का मतलब जानते हो ना, अमेरिका के लिए विरोधी खेमा कौन होगा, सोवियत संघ। सोवियत संघ के लिए विरोधी खेमा कौन होगा, अमेरिका होगा। तो इनके मध्य कई बार संकट के अवसर आए। किसके अवसर आए, संकट के कई अवसर आए।
ठीक है, इनके मध्य क्या है, संकट के कई अवसर आए लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। यानी कि युद्ध की होने की संभावना भी रही कि ऐसा लग भी रहा था कि भाई जब इनके सपोर्ट करने वाले देशों के मध्य आपस में लड़ाई हो रही है तो इन लड़ाई को रोकने के लिए बड़ी महाशक्तियों को भी कूदना पड़ेगा। जब महाशक्तियां कूदेगी तो उनके बीच में जाहिर सी बात है युद्ध होगा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। युद्ध की संभावना हुई मगर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। बड़ा युद्ध से यहाँ मतलब है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। और कई खूनी हमला हुआ, जनहानियां भी हुई, जैसे कि कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में अधिक जनहानियां हुई। आपसे क्वेश्चन में 1 नंबर पे पूछ लिया जाएगा कि भाई किन क्षेत्रों में, किन देशों में अधिक जनहानि हुई, यानी खूनियां लड़ाइयां हुई, तो कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान। यहाँ तक समझ में आया। और इन देशों में बेटा जनहानियों के साथ खूनी लड़ाइयां भी हुई, यानी सोवियत संघ ने अमेरिका अफगानिस्तान पर भी जाकर भी हमला किया था कई बार, जिसके कारण यह अफगानिस्तान पूरा तहस नहस हो गया था। समझ में आया। अब इन्हीं के बीच में जब सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों देशों, इन महाशक्तिशालियों में सारे देश शामिल हो रहे थे, तो इन्हीं के मध्य एक नए गुट निरपेक्ष ने जन्म ले लिया, जिसका नाम क्या था, नेम। इसको हम नेम के नाम से जानते हैं, NAM, यानी बोलते हैं नॉन एलिगेंट मूवमेंट। ठीक है, ये इनको बोला जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन में। तो अब बेसिकली ये है क्या, इसका मतलब क्या है, तो जब दो महाशक्तिशाली, जब पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया तो हर देश कोई ना कोई, किसी भी देश को, या तो वो अमेरिका को सपोर्ट करता था या तो वो सोवियत संघ को सपोर्ट करता था। इसी बीच में एक तीसरी दुनिया का उदय हुआ, एक तीसरी दुनिया का उदय हुआ, जिसका नाम पड़ा गुट निरपेक्ष आंदोलन। अगर वो गुट निरपेक्ष का मतलब क्या है, अपने आप को सभी गुटों से अलग रखना, अपने आप को सभी गुटों से क्या करना, अलग रखना। क्या कहलाता है, गुट निरपेक्ष कहलाता है, आंदोलन नहीं। गुट निरपेक्ष का मतलब यह है कि अपने आप को सभी आंदोलन से और सभी गुटों से अलग रखना। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। ठीक है, तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के तनाव के बीच में एक नए आंदोलन ने जन्म लिया। ठीक है, जो दो ध्रुवीय बट रहे देशों से बिल्कुल अलग थे, यानी कि ये इनको बेटा ना तो ये अमेरिका में शामिल हो रहे थे और ना ही ये सोवियत संघ में शामिल हो रहे थे। ये इन्होंने अपना खुद का अलग बनाया, भाई हम आपके दोनों में से किसी महाशक्तिशाली में शामिल नहीं हुए, हम अपना एक अलग से हम बनाएंगे, मूवमेंट बनाएंगे, जिसका उद्देश्य क्या होगा, जिसका उद्देश्य होगा विश्व शांति होगा। बेटा आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था विश्व शांति। अब इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा, इस आंदोलन का नाम पड़ा गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। ठीक है, अब ये आपसे मतलब पेपर में आप पूछ सकता है कि भाई इसके पीछे मतलब इनका मतलब क्या था, उद्देश्य क्या था, क्या करना था इनका उद्देश्य। तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल होने का आंदोलन नहीं था। यानी कि अगर मैं बेसिकली बोलूं कि भाई हम इनके गुटों में शामिल नहीं होना, इनका उद्देश्य क्या था, मतलब क्या था गुट निरपेक्ष आंदोलन का, भाई हम दोनों में से किसी महाशक्तिशाली में हम शामिल नहीं होंगे, परंतु यह अंतरराष्ट्रीय मामलों से अपने आप को अलग थलग नहीं रखना। यदि मानो कोई मुद्दा है, कोई टॉपिक है जो अंतरराष्ट्रीय मामला है, जो मतलब उसमें कोई बातचीत चलेगी, तो ये उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर कोई टॉपिक आया जो मतलब अमेरिका का है और सोवियत संघ का, तो कुछ मिनट अपने आप को क्या करेंगे, अलग रखेंगे। समझ में आया। तो अभी तो इन्हें अंतरराष्ट्रीय मामलों में क्या था, सरोकार था, यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय मामलों से पीछे नहीं हटते थे, उनमें बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते थे। लेकिन जो भी अमेरिका और सोवियत संघ का जो भी मामला था, उनमें ये बड़ पीछे हटते थे। ठीक है, तो अब हमारा और भी टॉपिक रह रहे हैं, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये हम पढ़ेंगे 3rd पार्ट में। तो बेसिकली आपको 2nd पार्ट में समझ में आ गया क्या था। 3rd पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं था, अभी हमने पढ़ा गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, जन्म हुआ। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई इसका मतलब नेता कौन था, ये कौन था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बेसिकली हम समझ लेते हैं इसकी जो स्थापना, गुट निरपेक्ष की स्थापना कब हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में हुआ था। और किसने किया था, यूगोस्लाविया एक देश है, यूगोस्लाविया के जोसेफ फ्रांज टीटो ने भारत से जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, मिस्र के कौन थे, गमाल अब्दुल नासिर, और भारत के जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पहली बैठक किया। और ये बैठक कैसे किया था, सफल बैठक किया था, जिसके बाद किसका जन्म हुआ, गुट निरपेक्ष
आंदोलन का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था बेटा? गुट निरपेक्ष आंदोलन का। यहाँ तक समझ में आया? अब इनके जो ये है मुख्य नेता की, भाई इनके संस्थापक नेता किन्हें कहा जाता है? तो बेसिकली जो संस्थापक नेता है ना, इन 6 देशों को कहा जाता था। किन देशों को कहा जाता था? 6 देशों को कहा जाता था। नहीं, 6 देश मतलब इसके अंदर में एक और देश है जो इसमें शामिल होना चाह रहा था संस्थापक के रूप में, लेकिन वो अमेरिका और सोवियत के डरों के रूप में शामिल नहीं हुआ था। तो इसीलिए ये 5 देश इनके संस्थापक देश माने जाते हैं। किनके? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता माना जाता है। तो यूगोस्लाविया से कौन सा था? जोसेफ ब्रांज टिटो। भारत से जवाहरलाल नेहरू। मिस्र से गमाल, ये धमाल हो गया, गलती से मिस टाइपिंग हो गया है, हिंदी में वैसे बहुत मुश्किल टाइपिंग होती है, ठीक है। तो गमाल अब्दुल नासिर है। और एक है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का से कौन था? सुकरोण था। ये लिखा रा, ये रा नहीं है, रा वाला सुकरोण है, तो सुकरोण था, ठीक है। और घाना, घाना से कौन था बेटा? घाना से जो नेता था हमारा गुट निरपेक्ष में होता वामे एन क्रुमा, वामे एन क्रुमा था, ठीक है। तो ये देश थे, मतलब ये देश के जो नेता थे ये किसके संस्थापक थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो बेटा इनकी जो प्रथम बैठक हुई थी ये 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। 1961 कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। और इसमें कितने देश शामिल थे? इसमें 25 देश शामिल हुए थे। मतलब अगर इसकी जो अगर हम बात करें पहला सम्मेलन में फर्स्ट समिट कब हुई थी? नेम की फर्स्ट समिट। तो इसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी 1961 में हुआ था। और इसमें कितने देश शामिल थे? 25 देश शामिल है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। हमने इस टॉपिक के अंदर, इस पार्ट के अंदर में हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है क्या नहीं है, इसकी स्थापना किसने किया था, और हमने पढ़ा शीत युद्ध के दायरे पढ़ा। और इसमें यह भी पढ़ा कि भाई महाशक्तिशाली के बीच में जब इनका परमाणु और हथियारों का जो होड़ था, इनको रोकने के लिए सकारात्मक कदम कौन कौन से उठाए? सीटो, सेंटो, ये क्या है? वार्सा संधि क्या है महाशक्तिशालियों के लिए? इन देशों का क्या महत्व है? नाटो क्या है? पश्चिमी यूरोप क्या है? पूर्वी यूरोप क्या है? इनके बारे में पढ़ा। प्रथम दुनिया मतलब पहली दुनिया का देश किसे कहा जाता था? तो पश्चिमी यूरोप या अमेरिका को कहा जाता था। और द्वितीय विश्व मतलब द्वितीय दुनिया यानी दूसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता था? पूर्वी यूरोप को या सोवियत संघ को कहा जाता। इसी बीच में एक तीसरी दुनिया का देश का जन्म हुआ जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, इसको हम तीसरी दुनिया के देश के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाएं और आप लोगों के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।